हाँ, नमस्कार और जय श्री राम। हमेशा सत्य की जीत रही है असत्य पर। असत्य शुरुआत में जरूर शोर बहुत करता है, लेकिन अंत में सत्य है उसी की जीत होती है। दशहरा के इस पावन अवसर पर मैं तमाम राजस्थानी वासियों को और हमारे प्रवासी राजस्थानी जो देश भर में रह रहे और विदेश में रह रहे उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, सत्य और असत्य की बात चल रही है तो क्यों ना मैं सोचा कि मैं राजस्थान के सिरोही से आता हूं, तो आज सिरोही की बात की जाए चुनाव के संदर्भ में। देश भर में 5 राज्य में चुनाव होने वाले हैं, जिसमें राजस्थान का चुनाव भी काफी महत्वपूर्ण है। 25 नवंबर 2023 को राजस्थान में चुनाव है और 3 दिसंबर 2023 को चुनाव के नतीजे आने वाले। क्योंकि मैं सिरोही से हूं, कुछ विचार है, कुछ मेरी व्यक्तिगत राय आपके सामने रखना चाहता हूं। आप इस पर जरूर सोचिएगा और इस पर आपका विचार, मुझे पता है पहले से काफी सारे कमेंट्स तो आते रहते हैं, चाहे पक्ष में हो खिलाफ हो, मैं उसको दोनों ही पॉजिटिव तरीके से लेता हूं। दोस्तों, बीजेपी और कांग्रेस से दोनों प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। बीजेपी से हमारे आदरणीय उठाराम जी देवसी को मौका मिला है दोबारा, और कांग्रेस से वर्तमान विधायक संयम लोढ़ा जी। दोस्तों, कई सारे लोगों का मैसेज आया, कॉल्स आते हैं, व्हाट्सएप में, फोन पे बातें होती है कि अरे सीएम जी हमने खूब कॉम कराई और ये वो डेवलपमेंट वो। मैं भी आश्चर्य की तरह, मैंने कहा ऐसा मतलब क्या, कोई दुबई बना दिया, सिंगापुर बना दिया क्या? एक बार देखे तो सही हुआ क्या। तो आज इसी विषय पे मैं आपसे सामने बात रखने वाला हूं। 2018 का चुनाव याद करिए, आज से थोड़ा 5 साल पीछे चलते हैं। आपने देखा होगा नेताजी ने सोचा कि अगर हाथ के साथ रहूंगा तो मैं चुनाव हार जाऊंगा, तो एक पैतरा अपनाया, जिला अध्यक्ष को मोहरा खड़ा किया, क्योंकि प्रजापत समाज हमेशा से बीजेपी का समर्थक रहा है कि यहाँ कुछ वोट तोड़ूंगा। क्योंकि सिरोही का वोटिंग का हमेशा देखेंगे, आप जीत के बीच 5-7-8 हजार का एक डिफरेंस रहा है मोटा मोटा, तो इसको काटने के लिए एक वो कर दिया, एक पुरोहित समाज से किसी को खड़ा कर दिया, और वो सोचा कि पुरोहित समाज भी एक पढ़ा लिखा समाज है जो भाजपा से जुड़ा हुआ है। ये करके इन्होंने एक एजेंडा चला दिया कि इस बार मैं ये कोशिश करूंगा, और सिंदरट में किस तरीके से खून के आंसू बहाए कि मेरी राजनीतिक हत्या कर दी, ये कर दी, वैसे वैसे करके। सिरोही की जनता थोड़ी भोली है, देवनगरी सिरोही है, आस्था पे विश्वास रखती है और लोगों की बातों पे विश्वास कर लेती है। इन नेताजी की भी बात मानी और इस जगह पर नेताजी ने अपना ये पैतरा था, ये सफल हो गया। अब आप कहेंगे कि आपने भी तो चुनाव लड़ा। बिल्कुल, मैंने भी चुनाव लड़ा। मेरा चुनाव का एजेंडा बहुत ही डिफरेंट था, यूथ को लेके मेरा चुनाव की लड़ाई थी, और तब से लेके आज तक मैं तो सीएम जी का बहुत खिलाफ रहा हूं। और आज बहुत स्पष्ट हो गया, मुझे भी कई मेरे ऊपर भी आरोप लगाए थे कि ये तो बी टीम का है, ये टीम का है। मैं तब भी उनके भरे मंच से, उनकी खुलेआम, उनके जो काम किए नहीं किए हैं उनके बारे में भी कहता था, जो गलत काम किया वो भी कहता था, आज भी कहता हूं और आजीवन कहता रहूंगा। क्योंकि जो हमारे प्रभु श्री राम का नहीं हुआ, जो हमारे भगवान का नहीं हो सकता, हमारी आस्था का नहीं हो सकता, वो इंसान हमारा कभी नहीं हो सकता। क्या 2018 में तो इन्होंने एक जीत कर ली। अभी मोटा मोटा क्या डिफरेंस है इस नेता का और उठाराम जी का? सबसे पहला, सड़कें, सीएम जी के पहले भी सड़कें थी, स्कूल में अच्छी शिक्षाएं होती थी, वो सारी चीजें होती थी कानून व्यवस्था को लेकर। ऐसा नहीं है कि सड़कें थी ही नहीं, लेकिन हो क्या रहा है, मार्केटिंग। नेताजी जानते हैं मार्केटिंग कैसे करना है। 10 पैसे का काम करके उसको 10 रुपए कैसे दिखाना है, वो उनकी टीम को पता है। लेकिन यहां हमारे नेताजी उठाराम जी फेल हो गए इस मामले में। उठाराम जी समझते जब मैं जनता का काम करता हूं तो जनता तक तो पहुंचता ही होगा मैसेज, लेकिन यहां उठाराम जी विफल हो गए। दूसरी तरफ तो विकास का मामला जब बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि नेताजी ने जो भी काम किया है वही काम हुआ है। भोपा जी के नेतृत्व में भी 10 साल बहुत ज्यादा काम हुआ है। वो भी आने वाले 25 दिन, 20-30 दिन, जब चुनाव तक मैं आपको आपके सामने कई सारे ऐसे रखूंगा फैक्ट्स के साथ कि उठाराम जी के नेतृत्व में क्या क्या काम हुआ। दूसरा, उठाराम जी सरल स्वभाव के हैं, व्यक्तिगत लड़ाई नहीं करते। मेरी उठाराम जी से जब भी बात होती है बहुत स्पष्ट रूप से होती है। मैं उनकी तारीफ करना, ये काम मेरा नहीं है। मेरा उनसे जब भी बात होता है मैं बहुत स्पष्ट बात करता हूँ,
कठोर शब्द का इस्तेमाल भी करता हूं कि ओटाराम जी यहाँ हमको काम करना पड़ेगा। तो ओटाराम जी व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं लेते हैं। जब भी ओटाराम जी से मेरी बात हुई है तो वो पॉजिटिवली लिया है, और ओटाराम जी किसी से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं रखते। अगर आप किसी को उनको भला बुरा भी कह देते हैं तो वो लेट गो करने वाली रखते हैं। लेकिन यहाँ हमारे नेताजी व्यक्तिगत दुश्मनी लेते हैं। किसी की मजाक नेताजी को कुछ बोल दे, नेताजी के खिलाफ कुछ भी शब्द बोल देते हैं तो नेताजी आग बबूला हो जाते हैं और कार्यकर्ताओं को लगा देते हैं, इसके फेसबुक में भर के पोस्ट कर दो, इसको धमकियां दो, इसको ये करो, उसको वो करो। ये हुआ भी है, उसके बिजनेस को नुकसान कराओ। ये नेताजी की आदत रही है। नेताजी ने व्यवहार बहुत खराब रखा, भोपा जी ने ये रखा नहीं। काम भोपा जी के नेतृत्व में ज्यादा हुआ। ये बहुत बार ढिंडोरा पीटते हैं कि मेडिकल कॉलेज लाए, मेडिकल कॉलेज केंद्र सरकार की देन है। ये हमारे सांसद महोदय ने भी बोल दिया था और बता दिया था फैक्ट्स के साथ, जिसमें 60% योगदान जो केंद्र का है, ये नेताजी का नहीं है। अब आता हूं रियल मुद्दे की बात। नेताजी कहते हैं कि मैं तो सिरोही की जनता के साथ हूं, युवाओं के साथ हूं, ये हूं वो फलाना। आप ही के नेता ने कहा था कि कांग्रेस की सरकार आने के 10 दिन के अंदर किसान का कर्ज माफ हो जाएगा। क्या हुआ उसका, आज मुझे आंसर दीजिए। आज 5 साल होने को आया, क्या अगली बार ये घोषणा वापस फ्यूचर के लिए डाल दी क्या? दूसरी बात, आप युवाओं के लिए इतना जोर देते हो कि युवाओं के लिए मैंने ये किया वो किया, स्पोर्ट्स की प्रतियोगिता में बहुत भाग लेते हैं। पेपर लीक बैक टू बैक हुए राजस्थान में। हमारे सिरोही में भी ऐसे कई माँ बाप है, उन्होंने खेती करके पैसा इकट्ठा करके उनके बच्चों को पढ़ाया ताकि उनको सरकारी नौकरी मिल सके। लेकिन आपके और आपके नेताओं ने ऐसा क्या कर दिया कि पेपर लीक पे लीक होते गए। ऐसा तो दूसरे राज्य में नहीं सुनने को आता है। और जो मेहनत करने वाला है उसको नौकरी नहीं मिली और ये पूरे गपले पे चले गया। तब आपकी आवाज कहां चली गई? कोरोना की महामारी मुझे याद है, तब एक तरफ हमारी जनता हॉस्पिटल में वेंटिलेटर की तलाश में भाग रही थी, तो आपके बड़े नेता और आप लोग, सारे विधायक लोग 5 स्टार होटल में आनंद उठा रहे थे, मौज मस्तियां कर रहे थे। तब का क्या, जब आप नेता बनकर आए, कई सारे हमारे देवासी भाइयों के घर टूटने लगे थे। कहा कि वो अवैध है। मैं देवासी भाइयों को आज कहना चाहता हूं, ये आपके समाज को अभी तोड़ने का काम करेंगे। ये आपका साफा पहन लेते हैं, जो पगड़ी पहन लेते हैं देवसी समाज की, जो आन बान और शान है, और सोचते हैं कि मैं भी आप ही में से हूं। आपने देखा होगा उनके फेसबुक पोस्ट में, हर 10 दिन में एक आपकी जो पगड़ी है वो पहन लेते हैं और दिखाते हैं कि मैं भी देवसी समर्थक हूं। बिल्कुल नहीं, सावधानी। अगर देवसी समाज मजबूत रहा तो आपका ये प्रत्याशी मजबूत रहेगा। बीजेपी अपना काम कर रहा है, आरएसएस भी अपना काम कर ही रहा है और ये जारी रहेगा। लेकिन जब आप मजबूत रहेंगे, आपके तमाम कार्यकर्ता मजबूत रहेंगे, तो हम इस बार सिरोही की सीट निकाल सकते हैं। 36 को हमका आशीर्वाद है। लेकिन नेताजी इस बार नया पैतरा अपना रहे। पिछली बार तो निर्दलीय वाला पैतरा अपना है। इस बार क्या अपना, इस बार ऐसा कौन सा पैतरा अपना रहे, मैं आपको बात सामने रखना चाहता हूं। नेताजी अभी 3 बड़े समाज के सामने बात रखने वाले हैं, और देखा होगा आपने किस तरीके से उनको शामिल करना। सबसे पहला, देवसी समाज के बीच रहकर वो दिखाना चाहते हैं कि मैं भी एक देवसी समाज का समर्थन हूं। बिल्कुल नहीं। दूसरा आप देखोगे, विधायक के तौर पे कई सारे लोग आवेदन करते हैं विधायक के लिए, लेकिन भाजपा एक ही प्रत्याशी को दे सकती है। भाजपा ने इस बार ओटाराम जी को कहा, तो ये क्या करेंगे, पुरोहित समाज के पास जाएंगे। देखिए, आपके साथ बहुत गलत हुआ। ये टिकट आपको मिलना चाहिए था, ये इनको मिल गया। ये दबी नस को दबाएंगे। मैं समझता हूं, मैं जानता हूं, लेकिन मुझे विश्वास है पुरोहित समाज पढ़ा लिखा समाज है, समझदार है, सक्षम है, इन नेताओं की बात में नहीं आएंगे। क्योंकि आजकल बहुत सारे समाज इन समाज के लोगों के साथ फोटो बहुत दिख जाते हैं। और हाल ही में हमारे कुछ माली समाज के लोगों को भी नेताजी ने पकड़ लिया। नेताजी ने सोचा कि माली समाज एक बीजेपी का वोटर रहा है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मानते हुए बीजेपी का सपोर्टर रहा है, क्यों नहीं उसको तोड़ा जाए। तो क्या किया, हमारे माली समाज के कुछ लोगों के साथ रह के ज्यादातर फोटो डालने लग गए, ये मैसेज देने के लिए कि माली समाज भी नेता के साथ जुड़ो। बिल्कुल नहीं,
ये उनकी व्यक्तिगत राय है, जो भी उनके साथ काम कर रहे हैं वो उनका व्यक्तिगत लगाव उनके साथ हो सकता है, लेकिन ये माली समाज का संदेश नहीं है। माली समाज बीजेपी का समर्थक है, कमल का समर्थक है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री राष्ट्रवादी सोच विचार वाला समर्थक है। नेताजी खूब आल बबूले होके बोलेंगे लोगों को कि आपके समाज के साथ गलत हुआ, आपके समाज के साथ गलत हुआ। मैं नेताजी से पूछना चाहता हूं, आपने कौन सा समाज का भला कर दिया? पिछले 20-25 साल में कांग्रेस में दूसरे नंबर पे लाइन पे किसको खड़ा कर दिया? आप नहीं तो कांग्रेस नहीं, आप ही कांग्रेस, कांग्रेस ही आप। ये तो हमने पिछले चुनाव में भी दे दिया। हमारा माली समाज का भी तो प्रत्याशी रहा है, पिछले 20 साल से मेहनत करता हुआ। क्या किया आपने उनके साथ? हमारे माली समाज का जो कर्मठ युवा मोर्चा के अध्यक्ष है, उनके साथ आपने मुकदमा दर्ज कर दिया और आप मैसेज कर रहे हैं माली समाज आपके साथ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, ये बहुत ही शानदार षड्यंत्र रचते हैं। नेता मोटी चमड़ी के हैं, ये शाम दाम दंड भेद सबका उपयोग करते हैं। इन्हें पता है किस कार्यकर्ता का, किस समाज का, किस धर्म का, किस बिजनेसमैन का कहां उपयोग लेना है और कहां यूज करके फेंकना है। मैंने पिछले चुनाव में कई सारे लोगों को देखा, वो इंस्पायर गए, इनके नेता के साथ जुड़े, लेकिन नेता का व्यवहार, नेता जिस तरीके से बर्ताव करते हैं, मन को हमें जो मायनू पाड़े, मन को हमें जो बेइज्जती करे, वे बापरा उठे उठे ना के भाई साहब मैं खुले आम तो तोरा हाथी आवे नहीं एकता तेजा जी, लेकिन नेता मोर सब हमें जलील पा करे, मन बेइज्जती पा करे। तो ये जो बेइज्जती करने वाला व्यवहार है, इनको ले डूबेगा। और इस बार मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, ये नेताजी सबको फोन करेंगे। ये मोटी चमड़ी के नेता है, ये संघ को तो बहुत भरा बुरा बोलते हैं, लेकिन संघ के स्वयंसेवकों को हमको फोन जाएगा, मैं यूं बोलू मारा आपका इस बार समर्थन करजियो हमारे औकत। हमारे बीजेपी के कई सारे पदाधिकारियों को फोन करेगा, आप मेरा सहयोग करो, आपके साथ बहुत गलत हुआ। मैं जानता हूं, लेकिन मुझे विश्वास है हमारे जो बीजेपी के पदाधिकारी है राष्ट्रवाद पे सोचते हैं, क्योंकि इनके पीछे एक बहुत बड़ा एजेंडा है। ये जो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि मैंने सड़कें बनाई, मैंने ये निर्माण किया, लॉ एंड ऑर्डर पे हुआ क्या? चोरियां हुई। राजस्थान सबसे ज्यादा महिला अपराध में आज नंबर 1 है। उस पर क्या हुआ नेताजी? किसान पे इन्होंने क्या किया? ये केवल है कि जो पैतरा है लोगों को बेवकूफ बनाने का, जनता बहुत जागरूक है। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा दोस्तों, इनके पीछे एक बहुत बड़ा एजेंडा काम कर रहा है, जो साइलेंटली काम करता है, जो ये केजरीवाल का मॉडल फॉलो कर रहे हैं कि लोगों को डेवलपमेंट थोड़ा बहुत दिखाओ, सड़कें दिखा दो, ये निर्माण वो निर्माण दिखा दो, और पीछे हिंदू धर्म के जब भी लोग आवाज उठाए उनको दबाना। आपने देखा होगा पिछले 5 साल में जब जब हिंदू को बड़े बड़े त्योहार हुए, धारा 144 लगाई। क्यों? क्योंकि हिंदू त्योहार को दबाना चाहते हैं। इनका साइलेंट एजेंडा है। ये केजरीवाल से सीख क्या है? ये दूसरे नहीं है, वही है इनके बी टीम के। इनका एजेंडा रहता है कि लोगों को बड़ी चीजें दिखाऊं और पीठ के पीछे हम साइलेंटली ये काम करेंगे। ये कहते हैं मैंने अच्छी रोड बनाई, मैं कहता हूं अच्छी रोड तो बना ली। जो रोड जिस मंदिर के लिए जा रहे हैं, उस मंदिर में बैठे हमारे प्रभु श्री राम के बारे में आप अगर गलत टिप्पणी करते हो तो वो रोड हमें नहीं चाहिए। हम टूटी फूटी सड़क में भी चल लेंगे। अगर आप हमारी आस्था को ठेस पहुंचाओगे तो वो आदमी जब हमारा धर्म का नहीं हो सका, वो आपका और मेरा क्या होगा? कई सारे लोग हैं जो उनके साथ व्यक्तिगत जुड़े हुए हैं, कई सारे मुझ पर टिप्पणी भी कर रहे हैं। विचार करके देखना, कभी इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर बैठे हो क्या? कभी नेताजी को उल्टा जवाब दिया है क्या? नेताजी आप गलत कर रहे हो। बीजेपी में होता है, बीजेपी में चाहे वो एमएलए हो, जिला अध्यक्ष हो, महामंत्री हो, कोई गलत है तो गलत है, बात रखी जाती है, विचार विमर्श किया जाता है। यहां नहीं होता है, यहां आपको जूती के बराबर रखा जाता है, आपको तो बूट पॉलिश करवाया जाता है। आपको कठोर लगेगा, लेकिन ये सत्य है। कांग्रेस के किसी भी लोगों की कोई इज्जत नहीं, इज्जत ये नेता नहीं करते। आपकी समाज में होगी, हर चीज में होगी, लेकिन ये नेता आपको कहां रखना है वो जानता है। वो आपको जूती के बराबर रखता है, आपका कोई मान सम्मान नहीं है, आपकी जगह जगह पर आपकी इज्जत उतारता है। आप कोई भी काम अपने बलबूते फोन करके नहीं करा सकते जब तक नेता फोन ना करे, क्योंकि नेता जानता है आपकी नस कहां दबी हुई है। इसीलिए मेरा निवेदन है, अगले 30 दिन मैं ऐसी कई सारी बातों पे और फैक्ट्स
जो ओठाराम जी का कार्यकाल का है वो मैं रखूंगा। मैं ना तो ओठाराम जी का समर्थन हूं, वो हमारे पार्टी के बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता है, लीडर है हमारे। मेरा एजेंडा है, जहां जहां प्रधानमंत्री ने कहा है हमारा जो कमल के फूल का प्रत्याशी है उन्हें हमें सहयोग करना है, तो मैं उस सहयोग के लिए आपके सामने ओठाराम जी के जो कार्यकाल में जो अच्छा काम हुआ वो रखूंगा, और नेताजी जो बढ़ा चढ़ा के वो बता रहे हैं एक एक करके मैं आपके सामने पोल खोलूंगा। ये 1 महीना आपके सामने हर विषय पर मैं रखूंगा। 25 नवंबर को जब आप वोट देने जाएं उसके पहले ये जरूर इस पे विचार करिए, आप और आपके परिवार विचार जरूर करना कि ये जो मैंने कह रहा हूं ये सही है या गलत है। फैक्ट्स के साथ आपकी बात रखूंगा। तब तक के लिए मैं उम्मीद करता हूं, चुनावी माहौल है, दोनों नेताओं की खूब सुने, दोनों नेताओं के सामने सवाल जवाब भी जरूर करिए। मैं उम्मीद करता हूं और मुझे विश्वास है सत्य की जीत होगी। 2023 सिरोही में भाजपा का कमल खिलेगा, राजस्थान में कमल खिलेगा। प्रचंड बहुमत से 125 से 140 के बीच भाजपा की सीटें आने वाली है। बहुमत से सरकार बनाएंगे, डबल इंजन की सरकार रहेगी। राजस्थान में भी भाजपा, केंद्र में भी भाजपा, और सिरोही में कई सारे डेवलपमेंट को लेके, कई सारी योजनाओं को लेके भी, युवा हो, किसान हो, महिला हो, हमारे बुजुर्ग हो, उन सब के लिए हम एक मेहनत से एक अच्छा मार्गदर्शन करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।